जय हिंद बच्चों। आज से हम देखने वाले हैं क्लास 10वीं का एनसीईआरटी मैथ्स बुक। आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक चीज बता देना चाहते हैं कि जैक ने एनसीईआरटी की किताबों में बहुत ज्यादा बदलाव कर दिया गया है। चैप्टर से कहीं से एक्सरसाइज को हटा दिया है तो कहीं कहीं पूरा चैप्टर ही गायब कर दिया गया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, ऑलरेडी इसके ऊपर हम वीडियो बना रखे हैं। बदल गई एनसीईआरटी की किताबें, किस हद से बदला गया है, किस हद तक बदला गया है, ये आपको जानना बेहद जरूरी है। किस टाइप में चेंजमेंट हुए हैं ये भी आपको जानना बेहद जरूरी है। अगर आप इस चीज को नहीं जानते हैं तो आप वही घिसी पिटी पुरानी बुक्स को पढ़ रहे हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बेकार है, यूजलेस है। आप न्यू बुक को फॉलो कीजिए ताकि आपको जो है सो एक एग्जाम में सेपरेट वे मिले और एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। तो यहाँ पर आज से हम पढ़ाने वाले हैं 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक, जिसमें से आपको कंटेंट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा और वो भी फ्री में। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि आपको इसमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं और क्या क्या चीजें हटाई गई है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूँ। लेकिन आपने एक वीडियो जो है सो नहीं देखी है, वो एनसीईआरटी की किताबों वाली, वो जरूर देख लीजिए। यहाँ पर जब आप आएंगे तो ये न्यू बुक्स है, पूरा का पूरा न्यू बुक्स है। ये न्यू बुक्स आप में से कईयों के पास नहीं होगा, अगर रही है तो ये आपको कैसे मिलेगी ये वीडियो के लास्ट में मैं जरूर बताऊंगा। आप अंत तक जरूर देखिएगा। वो भी ये किताब आपको अपने फोन पर मिल जाएगी। हाँ, स्कूल में अगर आप जाइएगा तो अब जो किताब मिलेगी वो न्यू मिलेगी। हो सकता है कि ये किताब आपके पास हो जाए। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा कि न्यू बुक्स और पुरानी बुक्स की पहचान कैसे करेंगे, तो न्यू बुक्स में ना रैशनलाइज्ड करके 2023 एंड 2024 आपको नीचे मिलेगा लिखा हुआ। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, कुछ इसी टाइप का देखा हुआ मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर आप आइए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या हमें पढ़ने हैं इस न्यू बुक्स में और क्या चीज को हटा दिया गया है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कितने चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। तो पहला चैप्टर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले चैप्टर में विषय सूची के अंतर्गत आ रहा है। हमें पढ़ने हैं सबसे पहले वास्तविक संख्याएं, ये चैप्टर्स का नाम है। ओके, अगर आप दूसरी चैप्टर्स में आते हैं तो बहुपद है, फिर यहाँ पे आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण, चौथा में है द्विघात समीकरण, पांचवा नंबर में है समांतर श्रेणियां, ये भी पढ़ेंगे। फिर इसमें हम त्रिभुज के बारे में जानेंगे। फिर 7 नंबर में निर्देशांक ज्यामिति, ग्राफ वाला है ये, उसमें भी हम इसको कवर कर लेंगे। और यहाँ पे है 8 नंबर में, आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, स्क्रीन कट रहा है तो माफ कीजिएगा, त्रिकोणमिति अनुपात का परिचय, ये 8वां चैप्टर में है। ओके, हम जो ये बुक जान रहे हैं ये 2000 अपडेटेड बुक है, अपडेटेड बुक हम लोग पढ़ रहे हैं और इसी को पढ़ना जरूरी है। 2023 और 24 में जो भी एग्जाम्स होंगे इसी बुक से होंगे, पुरानी वाली बुक से नहीं होंगे। और पुराना वाला बुक्स पढ़ के आपको फायदा भी नहीं है। अगर हम इसको 2023 और 24 में पढ़ते हैं तो 2024 और 25 में जो एग्जाम्स होंगे उसमें आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट कराएगा ये बुक। अब हम चलते हैं 9th वाले चैप्टर्स में। 9th वाले चैप्टर्स में देखेंगे हम तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जस्ट 8वां चैप्टर का रिलेटेड है ये। 9वां चैप्टर, 8वां चैप्टर बेसिक है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर हमें करने होते हैं। 10 चैप्टर में आएंगे सर्कल यानी कि वृत्त के बारे में हम जानेंगे, किस टाइप का वृत्त है, परिधि, स्क्वायर, रिलेटेड, त्रिज्या, व्यास, सब कुछ इसमें जानेंगे। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यहाँ सबसे पहले वृत्त के बारे में जान लेंगे कि वृत्त कहाँ रहता है, कहाँ घर है, कहाँ द्वार है, किससे शादी ब्याह हुआ है, कितना बेटा बेटी, सब इसमें जानेंगे। लेकिन जैसे 11 चैप्टर में आएंगे तो इससे संबंधित क्षेत्रफल, मतलब ये क्या क्या करता है, इसका बायोडाटा क्या है, बैकग्राउंड क्या है, सब इसके बारे में हम जानेंगे। 12वां नंबर में आएंगे तो 12वां चैप्टर में आपको मिलेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, पृष्ठीय क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्या होता है, सेमी पृष्ठीय क्या होता है, ये सब हम लोग इस चैप्टर्स में जानेंगे। 13 चैप्टर में आएंगे तो पता चलेगा सांख्यिकी पढ़ना है ना, माध्य, माध्यक, बहुलक, तीनों इसी के अंतर्गत आते हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छा चैप्टर है और आसान चैप्टर है और एग्जाम में 5 से 6 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, हर तरह के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। लास्ट जो चैप्टर है वो 14वां चैप्टर है, इसमें आपको प्रायिकता पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी। इसका जो है क्वेश्चंस आते हैं 1 नंबर के। बहुत ही अच्छे से मैं ये सीरीज चलाने वाला हूँ। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे लाके खत्म करेंगे और इतना आप खत्म कर लीजिएगा ना तो मैथ्स में आपका 80 मार्क्स का होता है, 20 नंबर तो प्रैक्टिकली हो जाते हैं, 70 के प्लस आपका जरूर आएगा। आप बने रहिएगा इस चैनल के साथ, लास्ट तक मैं आपका साथ देने वाला हूं, जब तक आपका रिजल्ट क्लियर नहीं हो जाता तब तक। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेंगे वास्तविक संख्या चैप्टर 1 को लेकर के। आशा है कि आप इसके बारे में जान चुके हैं कि बुक बदल चुकी है। और टोटल हमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, टोटल 14 चैप्टर्स पढ़ने, यानी कि 14 चैप्टर्स पढ़ने हैं।
चलिए, तो आप जान चुके हैं न्यू बुक्स के बारे में। न्यू बुक्स में आपको ये भी जान चुके हैं कि आपको टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। 14 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं। इससे पहले वाले बुक्स में हो सकता है कि शायद 16 या 17 चैप्टर्स है, तो कुछ कुछ चैप्टर्स को भी हटा दिया गया है। और एक्सरसाइज मत पूछिए, वास्तविक संख्या में 2 ही एक्सरसाइज आपको पढ़ने हैं। अभी मैं आपको उसको भी दिखाऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले हम एक्सरसाइज में जाने से पहले हम सबसे पहले वास्तविक संख्या यानी कि चैप्टर 1 के कुछ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन जान लेंगे, उसके बाद ही हम इसके एक्सरसाइज को करेंगे। इंट्रोडक्शन जो होता है वो चैप्टर्स का बेस होता है, और मैं जब भी पढ़ाता हूँ इंट्रोडक्शन जरूर देता हूँ। और इंट्रोडक्शन की जो वीडियो होती है उसे आप मिस मत करना, क्योंकि जब चैप्टर्स में जाओगे ना तो आपको पता चलेगा अरे ये कहाँ से आ गया, वो कहाँ से आ गया, भैया हमको समझ नहीं आ रहा है। तो इंट्रोडक्शन आप जरूर फॉलो करिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फिर बाद में आपको पता चलेगा कि इंट्रोडक्शन कितनी ज्यादा बेनिफिशियल होती है। ओ भाई साहब, तो चलिए आइए यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन पहले सबसे पहले कर लेते हैं। वास्तविक संख्या, इससे पहले वाले एक वीडियो हमने डाले थे 2-3 दिन पहले, भर भर के उसमें कमेंट्स और लाइक्स आए हैं। और उसमें ना टोटल 11 प्रकार की हम आपको संख्या बताए हैं, जिसमें से एक वास्तविक संख्या भी है। 11 इससे पहले वाले वीडियोज में हमने आपको बताया था कि वास्तविक संख्या जितने भी प्रकार के संख्याएं होती है सबको वास्तविक संख्या कहते हैं। हमने आपको उस वीडियो में भी बताया था, सुनिए, हमने आपको उस वीडियो में बताया था कि नहीं बताया था कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? सभी संख्याओं के पिताजी को वास्तविक संख्या कहते हैं। नहीं बताया था? आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरा गलती है, बताइए। आप इस वीडियो का नहीं देखे हैं, आप डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा ना, तो ये वीडियो आपको दिख जाएगा जो हमने आपको पढ़ाया है। हाँ, नहीं देखा है मत देखिए, यहाँ पर समझ लीजिए। वास्तविक संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो परी में हो, जो अपरी में हो, जो बटा के रूप में हो, जो बटा के रूप में नहीं हो, माइनस में हो, प्लस में हो, धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, भागा में हो, पॉइंट में हो, गुना में हो, भागा में, कुछ भी हो, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए बोलेगा आपसे ये √5 वास्तविक संख्या है, जी सर है। -3 वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। +5 वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। 3/7 वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। 0.00333 वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। 0.5 वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। यहाँ पर बोल देगा -√6 वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। अरे भैया कुछ संख्या आ जाए वास्तविक संख्या बोलते हैं, सबको कितना बार बताएं आपको, बताइए। कुछ भी आ जाए वास्तविक संख्या होगा, सिंपल सी बात है। संख्याओं के पिताजी को वास्तविक संख्या कहते हैं, मतलब वास्तविक संख्या उन सभी संख्याओं को बोलेंगे, माइनस में हो, प्लस में हो, बटा में हो, सब में। समझ में आया कि नहीं? आराम से समझ में आएगा, टेंशन मत लो। यहाँ पे आए हैं, सिखा के भेजूंगा, जाइएगा नहीं वीडियो को छोड़ के, समझे? क्या करूं, तरीका ही ऐसा है, अंदाज ही ऐसा है। गाना सुने ही कि नहीं, अंदाज अपना अपना जो भी है, डायलॉग है, गाना है। तो चलिए, वास्तविक संख्या, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। बस इतना ही जानना था वास्तविक संख्या के बारे में। सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या हम लोग बोल सकते हैं, इतना ही याद रखिए, डेफिनेशन यही है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट आपको क्या जानना है वो समझिए। प्रश्नावली 1.1 की दृष्टि से हमें टोटल 4 पॉइंट्स जानने हैं। ये पॉइंट्स अगर आप जान जाओगे तो प्रश्नावली 1.1 आपके समाप्त हो जाएंगे। जैसे गुणनखंडन, गुणनखंडन क्या होता है इसके बारे में आप जान लीजिए। जस्ट उसके नीचे मिलेगा अभाज्य गुणनखंडन। दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इतना सा का डिफरेंस है। फिर हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जानेंगे। फिर एलसीएम और एचसीएफ का एक फार्मूला होता है जो इस एक्सरसाइज में लगने वाला है, उस फार्मूला के बारे में भी हम जानेंगे। टोटल 4 चीजें आप समझ लीजिए, ये एक्सरसाइज आपका खत्म हो जाने वाला है पूरा का पूरा। ओके, तो यहाँ पर जो है सो गुणनखंडन के रूप में, अभाज्य गुणनखंडन के रूप में, एलसीएम और एचसीएफ के रूप में क्या बताने वाले हैं सर, जल्दी से बता दीजिए, टाइम हम लोगों के पास बहुत कम है। ओके सर, हम आपको तुरंत बता देते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले गुणनखंडन की हम बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई संख्या आ जाए, ओके, जैसे मान लीजिए आपके पास 32 आ जाता है, या हम 16 को ले लेते हैं, ठीक। 16 अभी हम आपको गुणनखंडन बता रहे हैं, तो 16 का ना आप गुना के रूप में खंडन कर दो। गुना के रूप में खंडन करने की प्रक्रिया को गुणनखंडन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? किस प्रकार से करेंगे सर, जरा बता भी दीजिए वो भी। 16 को हम तोड़ेंगे गुना के फॉर्म में, तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। देखिए 16 का जो है सो 2 का पहाड़ा से 8 बार में कट जाएगा, फिर 2 का पहाड़ा से 4 बार में कट जाएगा,
और फिर 2 का पहाड़ा से 2 बार में कट जाएगा और फिर 2 का से 1 बार में कट जाएगा। ये एलसीएम विधि है, जब तक 1 ना आए तब तक भागा देते रहेंगे। 1 आ गया छोड़ देंगे। अब देखिए कितने बार 2 आया है, 4 बार। तो यहाँ पर हम करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए यहाँ पर इसको ना वापस हम गुना करके देख लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये हो गया गुणनखंडन। बस इतना ही करना है, ये हो गया गुणनखंडन। 10 का मान लीजिए आपको गुणनखंडन करने के लिए देगा, तो 10 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? गुणनखंडन हो गया। देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपके पास 15 आता है, तो 15 को कैसे लिख सकते हैं? 3 गुना 5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? गुणनखंडन हो गया। नेक्स्ट हम चलेंगे, मान लीजिए यहाँ पे 20 आता है, तो 20 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2, ओ सॉरी 5, 2 दूनी 4, 4 5 20। गुणनखंडन हो गया भैया। तो ये हो गई गुणनखंडन की बात। अब आती है बात, गुणनखंडन क्लियर हो गया। कोई भी बड़ा सा बड़ा संख्या आएगा आप कर लेंगे इजी वे में, ओके। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अभाज्य गुणनखंडन की। ये अभाज्य गुणनखंडन क्या होता है आइए समझ लीजिए। ये 16 को हम तोड़े हैं ना, ओके कोई बात नहीं, 16 को हम तोड़े हैं, ठीक है। इसी में से देखिए 16 को अगर हम तोड़े हैं ना, तो इस 16 को तोड़े हैं, इतना आया है ना, तो इसके जगह पे ना हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं ऐसे। कितना 2 है, गुणनखंडन नहीं अभाज्य गुणनखंडन बता रहे हैं, समझिएगा। 16 को हम तोड़े हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार है, मतलब इसको बार बार नहीं लिखेंगे, इसको डायरेक्ट हम लिखेंगे 2 का पावर 4। ये अभाज्य गुणनखंडन हो गया भैया। चलिए हटाइए, बात खत्म करिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ तो कोई अलग है ही नहीं, छोड़ देंगे, यहाँ भी छोड़ देंगे। इस पे आप आइएगा तो इसमें देखिए, इस पे क्या करेंगे, इस पे हम लिख देंगे 2 का पावर 2 और गुना में 5। ये हो जाएगा अभाज्य गुणनखंडन का तरीका। दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम चीजें हैं। हाँ, अभाज्य गुणनखंडन बोले तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, गलत नहीं होगा। ऐसे भी रख देंगे तो गलत नहीं होगा। क्यों गलत नहीं होगा? क्योंकि बाद में आप 2 का पावर 4 बराबर करके यहाँ भी तो लिख सकते हैं ना, 2 का पावर 4 ऐसे भी लिख सकते हो। तो यही है अभाज्य गुणनखंडन, बस इतना ही। नेक्स्ट हम एलसीएम और एलसीएम के बारे में जानेंगे। एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है वो समझ लीजिए। इन एग्जांपल को हम मिटा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कुछ 12 और 16, 12 और 16 का एलसीएम व या एवं एचसीएफ निकाल दीजिए, ठीक है। अब देखो क्या करना, 12 को गुणनखंडन कर देना या अभाज्य गुणनखंडन, दोनों में कुछ भी बोल लो, बात एक ही है। थोड़ा सा अंतर हमने आपको बता दिया, बस उतना ही अंतर है। लेकिन फिर भी आप स्क्वायर वाला नहीं लिखेंगे और वही लिख देंगे गुना वाला, तो भी सही हो जाएगा। तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 और गुना में 3, 2 तिया 4 तिया 12। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब यहाँ पर देखिए हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ अगर पूछे तो क्या करना और एलसीएम अगर पूछे तो क्या करना। एचसीएफ पूछे तो सबसे पहले जो घेरा लग रहा है उसको आप लिख दो। जो घेरा लग रहा है ना भैया उसको लिख दो। घेरा वाला से एक अंक बाहर निकाल दो। घेरा वाला, इस घेरा से एक बाहर और इस घेरा से एक ठो बाहर, हो गया बाहर। अब इसको गुना करा दो, कितने हो जाएंगे 4। तो एचसीएफ कितना हो गया 4। डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ, यहाँ एक रिव्यू दे रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको बनाने हैं। एलसीएम की अगर बात करें तो इस घेरा से एक ठो ले लेंगे, इस घेरा से एक ठो ले लेंगे और बाकी जो बच जाएंगे सभे लिख देंगे। हाँ, यहाँ से 3 ले लेंगे और यहाँ से 2 ले लेंगे और यहाँ से भी 2 ले लेंगे। अब इसको आपस में गुना करा दो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो ये हो जाएगा एलसीएम और ये हो जाएगा एचसीएफ। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो बेशक डिसलाइक करके चले जाइए और बताइए सर हमें समझ में नहीं आया, क्या नेक्स्ट वीडियो अच्छे तरीके से बना सकते हैं क्या? बिल्कुल अच्छे तरीके से बना सकते हैं। अगर आप बोल दीजिए ये वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, तो बिल्कुल आपके लिए बना सकते हैं अच्छा वीडियो। समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन आई होप कि आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। और यहाँ लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है तो हम यहाँ बगल में लिख देते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। समझ आया? एचसीएफ और एलसीएम आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा एक ठो एग्जांपल से। ओके, अब हम चलते हैं इसके एक फॉर्मूले के ऊपर जो आपको जानना बेहद ज़्यादा जरूरी है।
तो यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ का एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ओके, एचसीएफ आप इसे याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको अपर क्लासेस में भी काम देने वाला है। आप इसे अभी नोट मत कीजिए, या कर सकते हैं स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं जब प्रश्नावली करवाऊंगा तो इन सब के बारे में डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो ये एलसीएम और एचसीएफ रिलेटेड फार्मूले भी हो गए। इंट्रोडक्शन में आपको इस एक्सरसाइज से इतना ही बताना था। इतना करने से आपका प्रश्नावली 1.1 बहुत ही ज़्यादा सरल हो जाएगा। बस आपको जितना बताए हैं उतना आप याद रखिए। आवाज गुणन खंडन विधि क्या है, एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, और मेन फार्मूला ये एलसीएम और एचसीएफ का फार्मूला होता क्या है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ये आपको याद रखना है। तो चलिए, इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है खत्म, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस पर हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 1.1, और आपको जो है सो वहां पर पता चलेगा कि 1.1 में क्या दे रखा है न्यू वाली बुक में और पुरानी वाली बुक में क्या था। चलिए, वादे के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि आप अपने फ़ोन में ये बुक कैसे पा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अभी तक आपको स्कूल में ना मिला हो, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं हमारे भी फ़ोन में ये बुक आ जाए, वो भी फ्री। तो डिस्क्रिप्शन में हम जो है सो इस बुक के ऐप का लिंक दे दिए हैं, आप वहाँ पर जाइए और उस पर क्लिक करिए, क्लिक करके डाउनलोड कीजिए। किस प्रकार से दिखेगा वो प्ले स्टोर में, और यहाँ पे टाइप करना है NCERT बुक्स। यहाँ पे सर्च करने के बाद बहुत सारे बुक्स आ जाएंगे, लेकिन आपको ध्यान देना है हरे वाले पे, इस वाले बुक को आपको डाउनलोड कर लेना है। क्योंकि मेरा ये डाउनलोड है, हम इसको अपडेट कर देते हैं। तो ये हमारा डाउनलोड हो चुका है, हम इसे ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको 1 से लेकर के 12 तक किताब यहाँ पे मिल जाएगी, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। हम चूँकि आपको 10th का अभी लेके चल रहे हैं, 10th में चलेंगे, ये 10th रहा। हम गणित पे चलेंगे, गणित पे यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे ना आपको ओल्ड एडिशन और ये न्यू एडिशन दोनों आपको मिल जाएंगे देखने को। हम यहाँ न्यू एडिशन, और इस प्रकार से हमारा जो है सो चैप्टर्स खुलकर आ जाएगा, और यहाँ पे आपको नीचे रैशनलाइज्ड 2023 एंड 24 मिलेगा। ओके, तो चलिए यहाँ से आप अपना बुक्स डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।